श्री विजय आर्ट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारी क्लास टीजीटी और पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक टेस्ट पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। आइए देखते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, पहला जो प्रश्न है, लाल लाल नारंगी नारंगी रंग योजना कहलाती है। पूछ रहा है कि ऐसी जो रंग योजना होती है वो क्या कहलाती है। पहला समीपस्थ रंग योजना, दूसरा विरोधी रंग योजना, तीसरा एकाकी रंग योजना, चौथा द्वितीय रंग योजना। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनके मन में इसके लिए जो उत्तर आ रहा होगा वो आ रहा होगा एकाकी रंग योजना। तो आपको हम ये बताते चले दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समीपस्थ रंग योजना। इसको हम बता दें कि क्यों होगा, क्योंकि एकाकी रंग जो योजना होती है वो एक ही रंग के गाढ़े और हल्के तान को कहा जाता है। अगर ये लाल होता, गाढ़ा लाल होता, हल्का लाल होता, गुलाबी होता, तब वो हो जाता आपकी एकाकी रंग योजना। लेकिन यहाँ पर आपका दे रहा है लाल लाल नारंगी नारंगी, क्योंकि नारंगी रंग में पीला रंग भी समाहित है, इसलिए ये जो रंग योजना होगी वो समीपस्थ रंग योजना होगी। अगला प्रश्न देखिए, किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है। पहला अजंता, दूसरा सित्तनवासल, तीसरा सिगिरिया, चौथा बाघ। तो आपको पता है बाघ में 9 गुफाएं हैं, उनमें एक गुफा को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है। बाघ की गुफा को का जो प्राचीन नाम था उसका नाम कल्याण था, और इस गुफा को पंच पांडव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ। पहला राजपूत शैली, दूसरा पाल शैली, तीसरा जैन शैली, चौथा मुगल शैली। तो जो पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ था वो पाल शैली से हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, चौर पंचाशिका की रचयिता। पहला जयदेव, दूसरा बिल्हड़, तीसरा मोतीचंद्र, चौथा वात्स्यायन। तो जो चौर पंचाशिका के रचयिता हैं वो हैं बिल्हड़। अगला प्रश्न देखिए, राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। पहला कांगड़ा, दूसरा पाल, तीसरा राजस्थानी, चौथा मुगल। तो जो राग रागनियों का अंकन हुआ है वो कांगड़ा में भी हुआ है, राजस्थानी में भी हुआ है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है, तो सर्वाधिक आपका राजस्थान में हुआ है, राजस्थानी शैली में। अगला प्रश्न देखिए, संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं। पहला 12मासा, दूसरा रागमाला, तीसरा नायिका भेद, चौथा पिछवाई। तो जो संगीत से संबंधित चित्र होते हैं उनको रागमाला कहा जाता है। रागों पर आधारित होते हैं, 6 राग होते हैं, 36 रागिनियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुगल चित्रकला किन 2 शैलियों का परिणाम है, यानी किन 2 शैलियों से मिलकर बनी है। पहला कश्मीरी पंजाबी, दूसरा राजस्थानी दक्षिणी, तीसरा भारतीय फारसी, चौथा फारसी यूरोपी। तो आपको पता है जो मुगल शैली थी वो भारतीय और फारसी 2 शैलियों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ। पहला राजस्थान, दूसरा बंगाल, तीसरा आधुनिक, चौथा कंपनी। तो मुगल शैली के पतन के पश्चात जो है जब अंग्रेज आए तो वहां पर जो है जन्म होता है आपका कंपनी शैली का। अगला प्रश्न देखिए, पटना शैली का प्रमुख चित्रकार था। आपसे प्रमुख चित्रकार पूछ रहा है। पहला मंसूर, दूसरा बिशनदास, तीसरा सेवक राम, चौथा मिस्कीन। तो जो मंसूर, बिशनदास, मिस्कीन, ये आपको पता है ये मुगल शैली के कलाकार हैं। इसमें जो सेवक राम है वो पटना शैली का चित्रकार है। आप हमारे टेस्ट पेपर को लगातार सॉल्व करते रहिए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। ये टेस्ट पेपर आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि आपके जो टीजीटी या पीजीटी के जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरी बनाने वाला चित्रकार का नाम था। पहला अबुल हसन, दूसरा बिशनदास, तीसरा जगन्नाथ, चौथा मीर सैयद अली। तो जो गिलहरी बनाने वाला चित्रकार था वो था अबुल हसन। इस चित्र को मंसूर और अबुल हसन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया है। तो जो चिनार वृक्ष बनाया था वो मंसूर ने बनाया था, उस पर जो गिलहरियां बनाया था वो अबुल हसन ने बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अनवार सुहेली, अमीर हमजा, कलीलाह दीवाना, चौथा चंगेज नामा। तो पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वो है अनवार सुहेली। एक बात और आपको बताते चलें, जो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है उसे कहते हैं कलीलाह दीवाना। तो ये अरबी अनुवाद है, ये फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न देखिए, कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है। पहला रामायण, दूसरा रसिक प्रिया, तीसरा महाभारत, चौथा पंचतंत्र।
तो कांगड़ा शैली में रामायण पर भी चित्र बना है, महाभारत पर भी चित्र बना है और रसिक प्रिया पर भी चित्र बना है। ये एक पंचतंत्र का विषय रहा है जिस पर चित्र नहीं बना है। अगला प्रश्न है, चैतन्य का गृह परित्याग चित्र किसने चित्रित किया? पहला छितेंद्रनाथ मजूमदार, दूसरा शैलेंद्र नाथ डे, तीसरा डीपी राय चौधरी, चौथा असित कुमार हलदार। तो जो चैतन्य का गृह परित्याग है ये चित्र बनाया था छितेंद्रनाथ मजूमदार ने। छितेंद्रनाथ को दोस्तों बंगाल शैली का संत चित्रकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? यानी जो हमारा अंतराल है उसमें जो हम गहराई दिखाते हैं तो उसमें क्या प्रदर्शित होता है? पहला परिप्रेक्ष्य, दूसरा धुंधलापन, तीसरा स्पष्टता, चौथा पोत। तो जब हम गहराई दिखाते हैं तो उसमें परिप्रेक्ष्य प्रदर्शित होता है, यानी दूरी और नैकट्य का आभास होता है। अगला प्रश्न देखिए, हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के कारण कौन सी जगह प्रसिद्ध है? पहला उदयपुर, दूसरा अर्थुना, तीसरा दिलवाड़ा, चौथा आभानेरी। तो हर्ष माता का जो मंदिर है वो है आभानेरी में, ये राजस्थान का स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? पहला ब्रह्मा, दूसरा कृष्ण, तीसरा शिव, चौथा विष्णु। तो एलिफेंटा में जो मूर्तियों का निर्माण अधिक है वो है शिव की मूर्तियां। अगला प्रश्न देखिए, 1031 में निर्मित दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनवाया था? पहला बिमल शाह, दूसरा तेजपाल, तीसरा धन्ना शाह, चौथा रत्ना शाह। तो जो दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर बनाया था वो उसे बनाया था बिमल शाह ने। इस मंदिर को बिमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? पहला अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा बिंदुसार, चौथा बिमलसार। तो जो सारनाथ का सिंह स्तंभ था उसे बनवाया था अशोक ने। अगला प्रश्न देखिए, चामरग्राही शिल्प है, पहला शुंगकालीन, दूसरा कुषाणकालीन, तीसरा मौर्यकालीन, चौथा गुप्तकालीन। तो जो चामरग्राही शिल्प है वो मौर्यकालीन है। अगला प्रश्न देखिए, पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है, ये एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला प्रश्न देखिए, भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार थे? पहला शैल चोयल, दूसरा परमानंद चोयल, तीसरा सुरजीत कौर, चौथा आकाश चोयल। तो भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है परमानंद चोयल। अगला प्रश्न देखिए, संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार थे? तैयब मेहता, दूसरा भूपेन खक्कर, तीसरा मंजीत बाबा, चौथा V.S. गायतोंडे। तो जो संथालों का बसंत उत्सव बनाया है तैयब मेहता ने। अगला प्रश्न देखिए, NS बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे? कौन से कलाकार थे ये? पहला घनवादी, दूसरा यथार्थवादी, तीसरा भाववादी, चौथा प्रभाववादी। तो NS बेंद्रे को भारत का प्रथम प्रभाववादी कलाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए मिलान करने को दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए इसका संकेत बताइए। तो इसको देखिए, जो मधुबनी है हमारा ए का चौथा हो जाएगा, हम ऐसे मिलाएंगे। ए का हो जाएगा 4, फड़ जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है तो बी का हो जाएगा 1। सी वर्ली, वर्ली आपका महाराष्ट्र है तो सी का क्या हो जाएगा 3। और पटचित्र डी का हो जाएगा, पट आपका उड़ीसा से संबंधित है तो डी का हो जाएगा 2। तब अब इसमें से देख लीजिए 4 1 3 2 किसमें है? तो इसमें नहीं है। 4 1 3 2 इसमें भी नहीं है। 4 1 3 2 इसमें भी नहीं है। 4 1 3 2 तो आपका ये उत्तर जो है सही हो जाएगा, 4 1 3 2। ठीक है, तो मिलान करने वाले प्रश्न को इसी तरह मिलाया जाता है। पहले आप मिला लीजिए तब उसमें देखिए कि कौन सी सीरीज आपसे मैच कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है? पहला मारवाड़ शैली, दूसरा जयपुर शैली, तीसरा अलवर शैली, चौथा किशनगढ़ शैली। तो राजस्थान की जो प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है वो कहा जाता है जयपुर शैली को। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है? पहला भागवत पुराण, दूसरा सूरसागर, तीसरा महामयूरी, चौथा औध नियुक्ति वृत्ति। तो जो सचित्र ग्रंथ है अपभ्रंश शैली का वो है औध नियुक्ति वृत्ति। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? पहला पीताम्बर, दूसरा श्वेतांबर, तीसरा दिगंबर, चौथा नीलांबर। तो अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हमजा नामे के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं?
पहला लकड़ी, दूसरा कैनवास, तीसरा कागज, चौथा भित्ति। देखिए ऐसे तो देखा जाए तो हमजानामा के जो चित्र थे वो सूती कपड़े पर बनाए गए हैं, लेकिन अब इसमें सूती कपड़ा तो आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन कागज के ऊपर सूती कपड़ा लगाकर ये चित्र बनाया गया है। तो चूंकि सूती कपड़ा दिया नहीं है लेकिन कागज दिया है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कागज। अगला प्रश्न देखिए, कुंडल चित्र किन देशों में बनाए गए हैं? पहला भारत, रूस और जापान, दूसरा भारत, जापान और बर्मा, तीसरा चीन, जापान और भारत, चौथा पेरिस, जापान और भारत। तो जो कुंडल चित्र बनाए गए हैं दोस्तों वो बनाए गए हैं चीन में, जापान में और भारत में। अगला प्रश्न देखिए, शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिलती हैं? पहला विष्णु, दूसरा गणेश, तीसरा ब्रह्मा, चौथा शिव। तो जो शयन मुद्रा में जो मूर्तियां मिलती हैं सबसे ज्यादा मिलती है विष्णु भगवान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन कलाकारों के नाम ऐसे हैं, सबके नाम लग रहे हैं कि जो है महिलाएं ही हैं, लेकिन देखिए कौन है इसमें। पहला ज्योति स्वरूप, दूसरा GR संतोष, तीसरा गोगी सरोजपाल, चौथा ज्योति भट्ट। तो इसमें से गोगी सरोजपाल जो है वो महिला कलाकार हैं, बाकी सब पुरुष कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, ज्योति भट्ट की पत्नी का नाम है ज्योत्सना भट्ट, वो भी एक कलाकार रही हैं, सिरेमिक कलाकार। निम्नांकित किस एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? सबका कई सारे कलाकारों का नाम दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सीरीज है जिसमें सब मूर्तिकार हैं। तो धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंखू चौधरी, राम विसुतार, इसमें तो सारे के सारे मूर्तिकार ही हैं। दूसरा है PV जानकीराम, कृपाल सिंह शेखावत, श्याम बख्शी चावड़ा और राम कुमार। तीसरा है राम किंकर बैच, राम कुमार, राम गोपाल विजयवर्गीय, ज्योति भट्ट। चौथा GR संतोष, DP राय चौधरी, PN चोयल, J स्वामीनाथन। इसमें आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंखू चौधरी, राम विसुतार, ये चारों के चारों जो है मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? पहला हिंदू धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा मुस्लिम धर्म। तो जो सांची में कला और शिल्प है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई लाट किस माध्यम में बनी है? ये वही लाट है जिसको मेहरौली में, दिल्ली के मेहरौली में लौह स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मेहरौली का लौह स्तंभ ये बना हुआ है लोहे का। अगला प्रश्न देखिए, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे पर स्थित है? पहला चंबल नदी, दूसरा कृष्णा नदी, तीसरा सिंधु नदी, चौथा गंगा नदी। तो अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। पहला सांची में, दूसरा भरहुत में, तीसरा सारनाथ में, चौथा अमरावती में। तो इसमें भरहुत में जो है हास्य व्यंग्य से संबंधित शिल्पांकन हुआ है। बंदरों के अजीब अजीब प्रकार की रिलीफ मूर्तियां बनाई गई हैं, पूंछ खींचता बंदर, इस टाइप से बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस प्रस्तर से बनाए गए हैं? पहला लाल बलुआ पत्थर, दूसरा काला ग्रेनाइट, तीसरा संगमरमर प्रस्तर, चौथा नीला पत्थर। तो जो मथुरा के मूर्ति शिल्प हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, सहस्त्रबाहु मंदिर समूह किस संभाग में स्थित है? पहला उदयपुर संभाग, दूसरा जोधपुर संभाग, तीसरा बांसवाड़ा संभाग, चौथा जयपुर संभाग। तो जो सहस्त्रबाहु मंदिर है वो उदयपुर संभाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहला जन्म, दूसरा जातक, तीसरा बाल्यकाल, चौथा युवावस्था। तो आप सबको पता है पूर्व जन्म के लिए प्रयोग किया गया है जातक शब्द। अगला प्रश्न देखिए, कुषाण राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन काल में आया? पहला विम कैटफिशस, दूसरा अशोक, तीसरा कनिष्क, चौथा वाशिष्ठ प्रथम। तो जो कुषाण राजवंश का चरमोत्कर्ष हुआ वो कनिष्क के समय हुआ था। इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, जितने सेट आप लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे और जितने ही हमारी वीडियो को आप देखेंगे, आपकी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। हमारी वीडियो को जरूर देखते रहिए। अर्थुना मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? पहला बांसवाड़ा जिला, दूसरा उदयपुर जिला, तीसरा जोधपुर जिला, चौथा कोटा जिला। तो जो अर्थुना मंदिर समूह है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मूर्तियों पर ओपदार पालिश किस काल की विशेषता थी? पहला शुंग काल, दूसरा सातवाहन काल, तीसरा गुप्त काल, चौथा मौर्य काल। तो मूर्तियों पर जो ओपदार पालिश की गई है वो मौर्य काल की विशेषता रही है। अगला प्रश्न देखिए,
चांद बावड़ी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो पहला बूंदी, दूसरा आभानेरी, तीसरा दौसा, चौथा जैसलमेर। तो चांद बावड़ी और हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में आभानेरी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला धारापुरी, दूसरा मायापुरी, तीसरा शिवपुरी, चौथा लंकापुरी। तो वो जो टापू का नाम है वो है धारापुरी। अगला प्रश्न देखिए, आमेर किला जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? पहला ताड़केश्वर मंदिर, दूसरा शिला देवी मंदिर, तीसरा जगत शिरोमणि मंदिर, चौथा काल भैरव मंदिर। तो जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। वृषभ घोड़ा गाय हाथी, दूसरा वृषभ महिष घोड़ा गाय, तीसरा वृषभ घोड़ा शेर हाथी, चौथा हाथी महिष घोड़ा और शेर। तो जो परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां बनी हुई हैं वो है वृषभ घोड़ा शेर और हाथी। देखिए गाय का अंकन तो हुआ ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन से कलाकार हैं जिन्हें उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा उनके उपनाम मणिदा के रूप में अधिक जाना गया? शंखो चौधरी, दूसरा रामचंद्रन, तीसरा गणेश पाइन, चौथा केजी सुब्रमण्यम। तो केजी सुब्रमण्यम को मणिदा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूची है, मिलान करना है इसमें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या मिलान होगा। नंदलाल बोस, इन्होंने बनाया है, ए का क्या हो जाएगा आपका? इन्होंने बनाया है भीष्म, तो ए का हो जाएगा बी। अमृता शेरगिल ने बनाया है आपका पहाड़ी स्त्रियां, तो बी का हो जाएगा ए। तीसरा है राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा ने बनाया है उषा और अनिरुद्ध, तो सी का हो जाएगा डी। और एम.एफ. हुसैन ने बनाया है मदर टेरेसा, तो डी का हो जाएगा सी। अब आप इसमें से मिलान करिए, BADC, तो इसमें नहीं, BADC, तो आपका ये तीसरा प्रश्न, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, BADC। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है, कथन है और तर्क है। कह रहा है बाबर ईरान से 2 चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद को भारत लाया। ये बताइए सही है? मीर सैयद अली और अब्दुल समद को तो हुमायूं भारत लाया था, तो ये पहला जो कथन है ये क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा जो तर्क इसके साथ दे रहा है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद दोनों चित्रकार व्यक्ति चित्रण में पारंगत थे, तो ये भी कथन सही नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ों में, ग्राम्य जीवन के लिए जाना जाता है, दूसरा सादृश्य बनाने में निपुण था। तो जो है ये दोनों ही कथन गलत हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत हैं। हाँ, इसमें भी देखिए दिया हुआ है आपका मिलान करने को। आइए देखते हैं किसकी कौन सी पेंटिंग है। तो आपका द्वारका प्रसाद शर्मा दिया हुआ है, तो द्वारका प्रसाद शर्मा का हो जाएगा आपका ए का। इसमें प्रसव पीड़ा, इनका जो चित्र है वो है प्रसव पीड़ा। दूसरा है PN चोयल यानी परमानंद चोयल, तो इनकी जो इसमें से पेंटिंग है वो है खिड़कियाँ, तो बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा खिड़कियाँ सी, बी का सी हो जाएगा। तीसरा है कृपाल सिंह शेखावत, तो इनका जो है वो है डेफोडिल्स, सी का डी, सी का डी। और गोवर्धन लाल जोशी का हो जाएगा आपका फिर बचा हुआ गणगौर की सवारी। तो अब इसमें देखिए BCDA, तब ये दोनों तो चले गए, BCDA यहीं पर आपको मिल जाता है आपका सीरीज BCDA, ये आपका सही हो जाता है उत्तर 2। जितना ज़्यादा आप पेपर को सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होती चली जाएगी। देखिए यहाँ पर भी मिलान करने को आ गया है, तो आइए मिलाते हैं। सतीश गुजराल पूछ रहे हैं इनमें से किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो सतीश गुजराल जो जाने जाते हैं, जैसे ए है तो सतीश गुजराल जाने जाते हैं आपके म्यूरल के लिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी। राम गोपाल वर्गीय किस लिए जाने जाते हैं, तो इसमें से ये जाने जाते हैं वास्तु चित्रण के लिए, तो बी का हो गया ए। निकोलस रोरी पर्वत श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं, तो सी का हो गया बी। और GR संतोष तंत्र कला के लिए जाने जाते हैं, तो डी का हो गया सी। तो DABC, DA
DABC। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है, DACB। इस तरह से जब आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे तो गलती होने की संभावना ना के बराबर होगी। अगला प्रश्न देखिए, साहबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? पहला चंबा, दूसरा मेवाड़, तीसरा बसौली, चौथा अकबर। तो साहबदीन और मनोहर जो है वो मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? पहला पाल गोंग, दूसरा ब्राक, तीसरा माने, चौथा पिकासो। तो अमृता शेरगिल पाल गोंग से प्रभावित थी। अगला प्रश्न देखिए, चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति का माध्यम है? पहला संगमरमर, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा कांस्य, चौथा टेराकोटा। तो नटराज मूर्ति का माध्यम वो है कांस्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मूर्तिकार कौन नहीं है? पहला रामकिंकर बैज, दूसरा धनराज भगत, तीसरा पीवी जानकी राम, चौथा लक्ष्मण पै। तो इनमें से जो है लक्ष्मण पै जो है वो चित्रकार हैं, बाकी तीनों लोग जो है मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय चित्रकार को मिला? पहला KH आरा, दूसरा BC सान्याल, तीसरा MF हुसैन, चौथा राजा रवि वर्मा। तो जो ये गोल्डन बियर का अवार्ड मिला था वो मिला था MF हुसैन को। अगला प्रश्न देखिए, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया? तो अगला प्रश्न देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर, दूसरा सुधीर रंजन खास्तेगिर, तीसरा राम गोपाल विजयवर्गीय, चौथा शैलेंद्रनाथ डे। इसमें आपका सबसे सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शैलेंद्रनाथ डे। अगला प्रश्न देखिए, स्टेला क्रेमरिश ने किस कलाकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था? पहला गगनेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा अवनींद्रनाथ टैगोर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि स्टेला क्रेमरिश ने गगनेंद्रनाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार कहा था। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं है? ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखा करिए कि नहीं लिखा है कि हाँ। अक्सर क्या होता है जब गलतियां होनी होती है तो नहीं दिखाई देता। तो देखिए, पहला नंदलाल बोस, दूसरा DP राय चौधरी, तीसरा शारदा चंद उकील, चौथा यहाँ पे शारदा चरण उकील होगा, चौथा राजा रवि वर्मा। तो ये तीनों ही कलाकार जो है बंगाल स्कूल से रिलेटेड है। राजा रवि वर्मा का किसी भी प्रकार का संबंध बंगाल स्कूल से नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, सन 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया? पहला लल्लू नारायण शर्मा, दूसरा आनंदी लाल वर्मा, तीसरा अर्जुन प्रजापति, चौथा अंकित पटेल। तो इनमें से जो अर्जुन प्रजापति हैं इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। अगला प्रश्न देखिए, अमरनाथ सहगल को किस रूप में पहचाना जाता है? पहला मूर्तिकार, दूसरा संगीतज्ञ, तीसरा फिल्म निर्माता, चौथा नृत्यकार। तो जो अमरनाथ सहगल हैं वो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनीस कपूर कौन है? पहला ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार, दूसरा ब्रिटिश भारतीय स्थापत्यकार, तीसरा ब्रिटिश भारतीय लेखक, चौथा ब्रिटिश भारतीय नृत्यकार। तो जो अनीस कपूर हैं वो ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं। इनका बहुत फेमस जो है एक मूर्ति शिल्प है क्लाउड गेट, जो शिकागो में बना हुआ है। कभी उसको सर्च करके गूगल पे देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगला प्रश्न देखिए, मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है? पहला ग्राफिक कला, दूसरा लोक कला, तीसरा संस्थापन कला, चौथा परंपरागत कला। तो ये जो संस्थापन कला है यानी इलस्ट्रेशन आर्ट, इंस्टॉलेशन आर्ट, तो इंस्टॉलेशन जो है वो मूर्तिकला से प्रभावित, मतलब मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। अगला प्रश्न देखिए, उस कलाकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी है? पहला PV जानकी राम, दूसरा राम कुमार, तीसरा सतीश गुजराल, चौथा कृष्ण खन्ना। तो इनमें से जो सतीश गुजराल थे वो प्रसिद्ध वास्तुकार भी थे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भाई हैं। अगला प्रश्न देखिए, जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार का नाम है? पहला मृणालिनी मुखर्जी, दूसरा उषा रानी, तीसरा मीरा मुखर्जी, चौथा मीनाक्षी भारती। तो जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार हैं मृणालिनी मुखर्जी। दोस्तों, मृणालिनी मुखर्जी प्रसिद्ध कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, देवकी नंदन शर्मा की कर्म भूमि थी? पहला शांति निकेतन, दूसरा वनस्थली विद्यापीठ, तीसरा भारत भवन, चौथा भारत कला भवन। तो देवकी नंदन शर्मा की जो कर्म भूमि थी वो वनस्थली विद्यापीठ थी। देवकी नंदन शर्मा जो है वो मोरों को चितेरा के नाम से जाने जाते हैं, मोरों का चितेरा।
अगला प्रश्न देखिए, महेंद्र कुमार शर्मा यानी सुमहेंद्र कौन थे? वास्तुकार, नृत्यकार, गीतकार, संगीतकार, ग्राफिक कलाकार, छायाकार, चित्रकार, मूर्तिकार। तो जो महेंद्र कुमार शर्मा थे वो चित्रकार और मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न देखिए, वरिष्ठता के आधार पर सही क्रम चुने। सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा। तो वरिष्ठता क्रम में पूछ रहा है, तो सतीश गुजराल का जो जन्म है वो 1925 है, और एम.एफ. हुसैन का जो जन्म काल है वो 1915 है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होता है। यहाँ पर दे रहा है एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, एस.एच. रजा। तो एम.एफ. हुसैन का मैंने बताया 1915, सतीश गुजराल 1925, एस.एच. रजा है 1922। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है। अब यहाँ पर इसको देखिए, एम.एफ. हुसैन 1915, एस.एच. रजा 1922, सतीश गुजराल 1925। तो सबसे सही आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो यही है। चौथा ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, गुलाबी काल का संबंध है देगा से, पिकासो से, माने से या वान गो से? तो नीला काल और गुलाबी काल के लिए जाने जाते हैं हमारे प्रसिद्ध कलाकार पिकासो। बैले नृत्यों को चित्रित किसने किया था? पहला माने, दूसरा अल्फ्रेड सिसली, तीसरा मोने, चौथा देगा। तो बैले नृत्यों के लिए जाने जाते हैं देगा, एडगर देगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिला? पहला रीवा, दूसरा मैसूर, तीसरा पल्लावरम, चौथा टेनकानल। तो जो पाषाणकालीन औजार सबसे पहले मिले थे वो मद्रास के पल्लावरम से मिले थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में ताड़पत्री ग्रंथ है। पहला हरिवंश पुराण, दूसरा हर्षचरित, तीसरा विनय पिटक, चौथा नेमिनाथ चरित। तो इसमें से ताड़पत्री जो ग्रंथ है वो मेरे हिसाब से नेमिनाथ चरित होना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कामसूत्र के रचयिता कौन थे? पहला भरत मुनि, दूसरा कालिदास, तीसरा नग्नजीत, चौथा वात्स्यायन। तो कामसूत्र के जो रचयिता थे वो वात्स्यायन थे। अगला प्रश्न देखिए, भरत मुनि द्वारा लिखित महत्वपूर्ण रचना है। पहला नाट्यशास्त्र, दूसरा उपनिषद, तीसरा वेद, चौथा कामसूत्र। तो सबको पता है कि भरत मुनि ने लिखा था नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? पहला 8, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा 6। तो जो चित्र सूत्र है वो 9 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखिए, नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? पहला चित्रलक्षण, दूसरा चित्रसूत्र, तीसरा हर्षचरित, चौथा अष्टाध्यायी। तो नग्नजीत यानी भयजीत ने जो ग्रंथ लिखा था वो है चित्रलक्षण। अगला प्रश्न देखिए, भट्ट नायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है। पहला आरोपवाद, दूसरा अनुमितिवाद, चौथा भुक्तिवाद, तीसरा भुक्तिवाद, चौथा अभिव्यक्तिवाद। तो भट्ट नायक का जो रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण है वो कहलाता है भुक्तिवाद। और भट्ट लोलट का जो रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण है वो कहलाता है आरोपवाद। देखिए अगला प्रश्न देखिए, नवा रस किस भारतीय सौंदर्य शास्त्री ने सम्मिलित किया? पहला अभिनव गुप्त, चौथा भट्ट लोलट, तीसरा पंडित जगन्नाथ, चौथा आचार्य शंकु। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों को बताया था और अभिनव गुप्त ने 9वें रस को बताया है, वो रस है शांत रस। तो इन्होंने 9वें रस को सम्मिलित किया। अगला प्रश्न देखिए, आलंबन व उद्दीपन किसके प्रकार हैं? पहला भाव, दूसरा विभाव, तीसरा रस, चौथा सौंदर्य। तो आलंबन और उद्दीपन जो है वो विभाव के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुल संचारी भावों की संख्या कितनी है? पहला 23, दूसरा 24, तीसरा 33, चौथा 30। तो संचारी भाव आपके हैं तो होते हैं 33। अगला प्रश्न देखिए, कोलाज का प्रारंभ हुआ पहला नवशास्त्रीयतावाद से, दूसरा प्रभाववाद से, तीसरा भाववाद से, चौथा घनवाद से। तो कोलाज का प्रारंभ हुआ था वो पिकासो और जॉर्ज ब्राक ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनवाद। इसमें भी देखिए आ गया आपका मिलान करने के लिए। देखिए चिनार वृक्ष, तो चिनार वृक्ष को बनाया था आपका मोने ने, ए का हो जाएगा सी। ओलंपिया बनाया था माने ने, तो बी का हो जाएगा बी बेलेली परिवार। तीसरा सी है, सी का है बेलेली परिवार। तो बेलेली परिवार जो बनाया था वो बनाया था देगा ने। चौथा स्नान मग्न युवतियाँ डी, तो डी को बनाया था स्नान मग्न युवतियाँ बनाया था रेनवार ने। तो डी का हो जाएगा डी। अब आपका कौन सा सीरीज सही हो जा रहा है? CBAD, CBAD गलत, CBAD। देखिए यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
कह रहा है पाल गोंग ने वुड कट और एचिंग दोनों किया। ये सही है, तर्क दे रहा है, लेकिन पाल गोंग एक चित्रकार थे और प्रिंट मेकिंग का अभ्यास भी किया। ये भी बात सही है कि वो एक मुख्य रूप से तो वो चित्रकार थे, लेकिन प्रिंट मेकिंग का भी उन्होंने अभ्यास किया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न फिर से आ गया मैचिंग के लिए। इसमें देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ए, वान गो पूछ रहा है इनमें से वान गो का कौन सा चित्र होगा, तो वान गो का यहाँ पर चित्र होगा ए का हो जाएगा बी यानी दुख, मातिस का हो जाएगा आपका बी का सी पियानो वादन का अभ्यास, बी का हो जाएगा सी पियानो वादन का अभ्यास। पिकासो का इसमें हो जाएगा 3 नर्तक, सी का ए हो जाएगा, गोंग का हो जाएगा डी का डी हो जाएगा चंद्रमा व पृथ्वी। तो आपका सही उत्तर क्या रहा है बी सी ए डी, बी सी ए डी। देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो गया और कुछ आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए फिर से आ गया आपका मिलान करने के लिए। तो इसमें देखिए ए का काली घड़ी पूछ रहा है, तो इसमें से काली घड़ी हो जाएगा ए का बी यानी पॉल सेजान की है, ए का लिख लीजिए बी। जैसे अब इसमें से देख लीजिए ए का बी, तो ए के बी में आपको दूसरे ऑप्शन में भी मिल रहा है, चौथे ऑप्शन में भी मिल रहा है, तो अभी तो आप इसको नहीं पकड़ सकते। अब दूसरा पूछ रहा है बी आलू भक्षी, तो आलू भक्षी किसका है, वो वान गो का है, तो बी का ए। अब ये ऑप्शन में आपका ये हो रहा था और ये हो रहा था, ये हो रहा था। अब दूसरे में देख लीजिए बी का है ए, तो इसमें से बी का ए कौन सा है, दो आपको सही मिल गया, आप दो जानते हैं मान लिया, दो आपको मिल गया, तो आपका यही ऑप्शन सही हो गया। चारों आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब 1 मिनट के लिए आप देख भी लीजिए। यहाँ पर बी हो गया बी का ए और उसके बाद 3 वादक, तो 3 वादक जो है वो पिकासो की पेंटिंग है, सी का डी, सी का डी। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि सी का डी कौन सा है, तो सी का डी ये है। कि चौथा हो गया जीवन का आनंद, तो जीवन का आनंद आपका मातिस का है, तो डी का हो गया सी, तो डी का हो गया यहाँ पर सी। आप दो ऑप्शन मिला लीजिए, दो आपको सही से मिल जा रहे हैं तो दो से भी आप पकड़ सकते हैं, ताकि बेस्ट होता है कि आप 4 के चारों मिलाएं। अगला प्रश्न देखिए पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है, पहला स्टुअर्ट पिगार्ड, दूसरा मनोरंजन घोष, तीसरा डीएच गार्डन, चौथा काकबन। तो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है डीएच गार्डन को। अगला प्रश्न देखिए ईवी हैवेल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया, ये कथन एकदम से सत्य है। दूसरा इसके साथ तर्क क्या दे रहा है, ईवी हैवेल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे, ये भी बात सही है, जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदल दी, ये बात एकदम सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। देखिए दोस्तों 87 के बाद अब आपका आ जाता है 118, क्योंकि उसके बीच के जो 88 से 117 तक के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसका संबंध आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब 118 नंबर का प्रश्न देखिए ताजा चूने के प्लस्तर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह कहलाती है, यानी ताजा चूने का प्लस्तर यानी गीली भित्ति, तो वो हो जाता है आपका क्या हो जाता है, पहला फ्रेस्को, दूसरा गुआश, तीसरा टेम्परा, चौथा वाटर कलर, तो वो हो जाएगा आपका फ्रेस्को, फ्रेस्को की गीली पद्धति। अगला प्रश्न देखिए मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा किसके उदाहरण हैं, रंग, पोत, रेखा या आकार, तो इसका उदाहरण है पोत का। अगला प्रश्न देखिए सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिज आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं, पहला आकार, दूसरा रेखा, तीसरा रंग, चौथा अंतराल। तो ये जो सीधी, घुमावदार, जिगजैग, तो ये रेखा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल कठोरतम है यानी सबसे कठोर है, पहला एच बी, दूसरा एच, तीसरा बी, चौथा एफ। इसमें से जो एच पेंसिल है वो सबसे कठोर है। देखिए एच का अर्थ होता है हार्डनेस, बी का अर्थ होता है ब्लैकनेस, तो एच और बी दोनों इसमें लगा हुआ है, तो हार्डनेस प्लस ब्लैकनेस यानी ये इससे सॉफ्ट पेंसिल होगी, बी सॉफ्ट पेंसिल है, एच जो होगी वो सबसे कठोरतम पेंसिल इनमें से मानी जाएगी, एफ पेंसिल का कोई प्रकार नहीं। अगला प्रश्न देखिए भारतीय कला के मूल तत्व षडांग का सही क्रम चुनिए, तो इसके लिए आपको
इसका श्लोक याद करना पड़ेगा। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वाटिका भंग इति चित्र षडांगकम। तो इसमें आपका जो सबसे पहले आपका रूप भेद आता है, फिर प्रमाण आता है, फिर भाव आता है, फिर लावण्य आता है, फिर सादृश्य और फिर वाटिका भंग। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कला की पारिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को किस रूप में स्वीकारा जाता है? तो जैसे आपका ये कह रहा है निरंतर गतिशील, तो ऐसे ऐसे आप पॉइंट लगाते चले जाइए। तो ये इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे रेखा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे क्या कहा जाता है? पहला मूर्त, दूसरा बोध, तीसरा पोत, चौथा तान। तो उसे कहा जाता है पोत। स्पर्श का ज्ञान हमें पोत से होता है। इसकी सतह कैसी है? चिकनी है, मोटी है, खुरदरी है, मुलायम है, कैसी है? तो वो पोत कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपका कर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना क्या कहलाता है? पहला सेरीग्राफ, दूसरा कोलियोग्राफ, तीसरा प्लेनोग्राफ, चौथा लिथोग्राफ। तो ये कहलाएगा आपका कोलियोग्राफ। अगला प्रश्न देखिए, लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। पहला कार्विंग, फिर इंकिंग, फिर ड्राइंग, फिर प्रिंटिंग। तो ये नहीं होगा, यानी पहले कार्विंग कर लिया गया, फिर इंकिंग कर लिया गया, फिर ड्राइंग किया गया। नो। दूसरा देखिए, इंकिंग, पहले इंक यानी स्याही ही लगा दी गई, फिर ड्राइंग किया गया। तो ये भी गलत। अब तीसरा आपका सबसे पहले ड्राइंग किया जाता है, फिर उसका कार्विंग यानी उत्कीर्णन किया जाता है, फिर उस पर इंकिंग यानी स्याही लगाई जाती है, उसके बाद उस पर प्रिंटिंग किया जाता है। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। किसमें प्रयुक्त की जाती है? पहला ड्राइंग में, दूसरा भित्ति चित्र में, तीसरा व्यवहारिक कला में, चौथा प्रिंट मेकिंग में। तो स्याही को रगड़कर पोंछने की जो प्रक्रिया है वो प्रिंट मेकिंग में की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, काले व सफेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है? पहला तटस्थ रंग, दूसरा गर्म रंग, तीसरा ठंडे रंग, चौथा प्राथमिक रंग। तो काला और सफेद रंग जो होता है वो तटस्थ कलर यानी न्यूट्रल कलर कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं? खंड, अंतराल, भित्ति या कागज। तो जो सपाट स्थान होता है जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे अंतराल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? पहला काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा उपयोगी कला, चौथा नृत्य कला। तो जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो उपयोगी कला कहलाती है। जैसे बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, सुनारगिरी, ये सारी जो कलाएं हैं वो उपयोगी कला के अंतर्गत आती हैं और ये हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है? पहला लखनऊ, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा नई दिल्ली, चौथा जयपुर। तो गढ़ी कलाकार परिषद जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? पहला तारपीन, दूसरा फिक्सेटिव, तीसरा स्प्रे, चौथा जल। तो पेस्टल रंगों को स्थायी प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है फिक्सेटिव का। अगला प्रश्न देखिए, चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपका कर चित्र बनाने को कहा जाता है? पहला बाटिक, दूसरा प्रिंट, तीसरा कोलाज, चौथा फ्रेस्को। तो विविध सामग्री या पदार्थों को चिपका कर जो चित्र बनाया जाता है उसको कहा जाता है कोलाज। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? पहला गोंद, दूसरा जानवरों की चर्बी, तीसरा गौमूत्र, चौथा तेल। तो इसमें मिलाते थे वो जानवरों की चर्बी। अगला प्रश्न है, शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए? पहला पाल शैली, दूसरा जैन शैली, तीसरा मेवाड़ शैली, चौथा कोटा शैली। तो कोटा शैली, राजस्थान की जो कोटा शैली है वो अपने शिकार के दृश्यों के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? पहला नाट्यशास्त्र, दूसरा कादम्बरी, तीसरा तिलक मंजरी, चौथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो कला शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया है वो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं? पहला भीमबेटका, दूसरा सित्तनवासल, तीसरा एलोरा। तो ये नहीं होगा। सिंघनपुर, भीमबेटका, महाबलीपुरम, ये भी नहीं होगा। रायगढ़, एलोरा, लिखुनिया, ये भी नहीं होगा। प्रागैतिहासिक जो कला केंद्र है वो लिखनिया, भीमबेटका, पंचमढ़ी, ये हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? पहला मालविकाग्निमित्रम, दूसरा सम्रांगण सूत्रधार,
तीसरा स्वप्नवासव दत्ता, चौथा मानसोल्लास। तो ये जो मालविकाग्निमित्रम है ये कालिदास की रचना है। सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज की है। स्वप्नवासव दत्ता ये है दंडी की रचना और चौथा मानसोल्लास ये है सोमेश्वर द्वारा रचित। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। पहला 8, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा 5। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं पहला पाणिनि, दूसरा अमर्त्य सेन, तीसरा मतिराम, चौथा भामह। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो हैं पाणिनि। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रेखाएं व्याकुल मन स्थिति के प्रतीक हैं? प्रवाही रेखाएं, दूसरा लंबवत रेखाएं, तीसरा एक पुंजीय रेखाएं, चौथा कड़वत रेखाएं। तो जो कड़वत रेखाएं होती हैं यानी ऐसे ऐसे जो चलती हैं रेखाएं वो व्याकुल मन स्थिति की प्रतीक होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कला नाम प्रवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है? पहला त्रिपिटक, दूसरा कामसूत्र, तीसरा राय पसेड़ी, चौथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो कला नाम प्रवरम चित्रम ये जो श्लोक है वो चित्र सूत्र में अव्यक्त है और चित्र सूत्र आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। पहला अंतराल, दूसरा प्रभाविता, तीसरा अंकन, चौथा एकता। तो जब दृष्टि प्रभाव को जो महत्व देता है उसे कहते हैं प्रभाविता। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं। पहला रेखा, दूसरा तान, तीसरा अनुपात, चौथा पोत। तो जो हमारे आधुनिक कलाकार हैं वो पोत को लेकर के काफी सचेत हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? पहला विष्णु धर्मोत्तर पुराण, दूसरा कला विलास, तीसरा सम्रांगण सूत्रधार, चौथा कामसूत्र। तो अंतराल को जो भूमि बंधन कहा गया है उसे कहा गया है सम्रांगण सूत्रधार में। अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा गया है, सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा खुरदुरा, चौथा बहुत पतला। तो टेम्परा रंग विधि का जो प्रभाव होता है वो होता है अपारदर्शी। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा सिंधु सभ्यता, तीसरा मध्य पाषाण काल, चौथा नव पाषाण काल। तो मिट्टी के बर्तनों को जो आविष्कार हुआ वो हुआ नव पाषाण काल। अगला प्रश्न देखिए, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ? पहला कांगड़ा, दूसरा अजंता, तीसरा अपभ्रंश, चौथा बसौली। तो खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का जो अंकन हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश शैली में। एलोरा में कितने गुफा मंदिर हैं? पहला 42, दूसरा 34, तीसरा 40, चौथा 38। एलोरा में जो गुफा मंदिर है वो है 34। अगला प्रश्न देखिए, ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है? पहला बसौली, दूसरा अपभ्रंश, तीसरा जैन, चौथा कांगड़ा। जो अंग सूत्र है वो जैन शैली से संबंधित है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसमें आपके लिए 120 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी जो आप देखते रहिए। नमस्कार।